एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। इंडिया चाहता है में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार संसद में विपक्ष से कहा कि मुझ में आप चाहे जितनी कमियां निकाल लीजिए, लेकिन इतना तो जरूर मानेंगे कि मुझ में राजनीतिक सूझबूझ है। उस सूझबूझ का ही नतीजा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने धार्मिक विश्वास और आस्था का निर्वाह करते हैं और दूसरी तरफ देश के विकास और ताकत को नई बुलंदियों तक पहुंचाते हैं, और साथ ही तीसरी तरफ राजनीतिक विरोधियों को यह एहसास भी करा देते हैं कि उनकी हर रणनीति की भरपूर काट और इलाज उनके पास है। तो इंडिया चाहता है में आज मैं आपको दिखाऊंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह 2024 के चुनाव के लिए विपक्ष के भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को अपना ब्रह्मास्त्र बना लिया है। आप ये भी देखेंगे झारखंड कैसे गरीबी और लचर कानून व्यवस्था के दलदल में धंसता जा रहा है, लेकिन उसके शासक जनता के धन पर ऐश कर रहे हैं। और शो में देखिएगा जरूर कैसे हिंदुस्तान की नौसेना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलामी के झंडे से आजाद कराया और उसको वीर शिवाजी से जोड़ दिया। तो शुरुआत उस राजनीति से करते हैं जो 2024 को लेकर की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को भ्रष्टाचार के सवाल पर घेरा। हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर विपक्ष की 2024 की लड़ाई को कमजोर कर दिया है? आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपना जवाब जरूर दीजिए। आपका फाइनल जवाब मैं शो के आखिर में दिखाऊंगी। तो विपक्ष के तमाम सूरमा 2024 के लिए अपनी अपनी पोजीशन लेने लगे हैं। नीतीश कुमार से लेकर ममता बनर्जी और चंद्रशेखर राव से लेकर अरविंद केजरीवाल तक। लेकिन पीएम मोदी के रुख से लगता है कि अगली बार भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के हथियार के साथ चुनावी रण में वो उतरेंगे। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। पहले विकास फिर राष्ट्रवाद की बुनियाद पर हिंदुस्तान का चुनावी गणित बदलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लिए टारगेट सेट कर दिया है। टारगेट ये नहीं कि कितनी सीट जीतेंगे, टारगेट ये है कि किन मुद्दों पर जीतेंगे। तरक्की के आसमान में अपने प्रयास से सुराग करने वाले पीएम मोदी जानते हैं कि भ्रष्टाचार कैसे विकास की कोशिशों को खोखला बनाता है। तो उसी मुद्दे पर उन्होंने विपक्ष को घेरने की रणनीति का ऐलान कर दिया कि जैसे जैसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है, तो देश की राजनीति में नया पोलराइजेशन भी शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुलकर के सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान केरल में आया, लेकिन इसकी गूंज तेलंगाना से लेकर बिहार तक 2024 वाली चल रही विपक्षी राजनीति तक सुनाई पड़ी। 24 घंटे पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पटना जाकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पीएम पद पर उठक बैठक कराई थी। जहां विपक्षी नेताओं के सपने 2024 के लाल किले से टकरा रहे हैं, वहीं पीएम मोदी ने उन नेताओं को भ्रष्टाचार पर आईना उसी लाल किले से दिखा दिया था। जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जब ये तरफ से देखते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी तरफ वो तरफ लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। ये स्थिति अच्छी नहीं है। पीएम मोदी के हर एक बयान में राजनीति की बारीक समझ समाई होती है। लाल किले से उन्होंने देश को इशारा कर दिया था कि अगली बार भा से भ्रष्टाचार और भा से भाई भतीजावाद को खत्म करके भा से एक नया भारत बनाया जाएगा।
लेकिन वक्त की दीवार पर लिखी इस इबारत को विपक्ष पढ़ नहीं पाया। दूसरों की बैसाखी पर बिहार चलाने वाले नीतीश कुमार की आंखों में 2024 वाले ख्वाब तैरने लगे और यही ख्वाब तेलंगाना वाले केसीआर की आंखों में भी हैं। 50 मिनट हो गया। अरे ये सब सवाल काहे के लिए पूछ रहे हैं? सबको अपोजिशन को यूनाइट करने की कोशिश हम लोग करेंगे तो हम लोगों की राय है, बात है, सबको मिलकर करेंगे। विपक्ष के दो मुख्यमंत्री एक साथ मिले, दोनों ही पीएम मोदी को 2024 में हटाना चाहते हैं। दोनों ही नए समीकरण का खेल बना रहे हैं। वैसे समीकरण दिल्ली में बैठकर केजरीवाल भी बना रहे हैं और कोलकाता में बैठकर ममता बनर्जी भी। लेकिन वो कहते हैं ना कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। पीएम मोदी ने भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार वाले दमदार हथौड़े से विपक्ष के उस ख्वाब को चकनाचूर कर दिया जो हर राज्य की राजधानी में दिख रहा है। दिल्ली का लड़ाई हमारा आखिरी लड़ाई है, बीजेपी को हटाना और बांग्ला को ठीक रख के दिल्ली से भी जब कोई नहीं रोल लड़ सकता है, हम लोग वादा करती हूँ हम लोग 24 में बीजेपी के उधर से हटाएंगे। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी को 2024 में हटाना चाहती हैं, लेकिन उनके सपनों पर पीएम मोदी ने भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के आरोपों का पानी फेर दिया। ममता बनर्जी अपने सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी को अपने वारिस के रूप में आगे बढ़ा रही हैं। अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी पर कोयले के अवैध खनन मामले में सीबीआई जांच चल रही है। वहीं ममता के मंत्री रहे पार्थ चटर्जी को शिक्षा घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ममता के 2 मंत्री फिरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी को नारदा स्टिंग मामले में सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है। पार्थ चटर्जी मामले में जब भ्रष्टाचार की छींटें ममता की राजनीति पर पड़ने लगी तो उन्होंने किनारा कर लिया, लेकिन उनकी सरकार में कई मंत्री जांच एजेंसियों के घेरे में हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बोला उसको गवर्नमेंट फेंकने के लिए 40 करोड़ का प्लान बनाया, 800 करोड़ का प्लान बनाया और बंगाल को फेंकने के लिए सीबीआई डे का प्लान बनाया। विपक्ष की अपनी हुंकार है, लेकिन वो हुंकार खामोशी में बदल जाती है जब पीएम मोदी विपक्ष के भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार की नस को धीरे से भी दबाते हैं। लेकिन यहाँ भी भ्रष्टाचार सिर चढ़कर बोल रहा है। नीतीश कुमार ने परिवारवाद की राजनीति नहीं की, लेकिन उनके राजनीतिक भतीजे के रूप में तेजस्वी यादव सामने हैं। जब दोनों एक दूसरे के विरोधी थे तब भी ये रिश्ता झलक ही जाता था। भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके पिता को किसने बनवाया था? आपको याद होगा कि 2017 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन को इसलिए छोड़ा था कि लालू परिवार के भ्रष्टाचार के आरोपों को वो अपनी सरकार के कंधों पर ढोना नहीं चाहते थे। और हम बार बार कहते रहे अपने भाषणों में कि कफन में कोई जेब नहीं होता है, जो भी है यहीं रहेगा। लेकिन अब उसी भ्रष्टाचार को कंधे पर उठाकर वो पटना से दिल्ली की दौड़ लगाना चाहते हैं। नीतीश सरकार को समर्थन दे रहे आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में सजायाफ्ता हैं। वहीं लालू के बेटे तेजस्वी पर आईआरसीटीसी मामले में केस चल रहा है, जबकि जमीन के बदले नौकरी के मामले में राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव का नाम है। एक वक्त लालू पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर ही नीतीश कुमार बिहार में उनका विकल्प बने थे। आज वही लालू परिवार का भ्रष्टाचार है, पीएम मोदी का प्रहार है और नीतीश का बचाव है। सर, काफी लोगों की इच्छा है प्रधानमंत्री बनाने की, नारा लगा रहे हैं। सब कुछ छोड़ दीजिए। अब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उठाए हुए चुभते सवाल का जवाब भले ही ना दे, लेकिन पीएम ने सवाल उठाया है तो पूरी बीजेपी इसको लेकर नीतीश कुमार को घेर रही है। ऐसा लगता है कि नीतीश जी ने सुपारी ले लिया है भ्रष्टाचारियों को बचाने की। अपने बगल में तेजस्वी यादव को बैठाए हुए। ये कौन है तेजस्वी यादव? जिनका 750 करोड़ का मॉल बन रहा था, आईआरसीटीसी घोटाला, जिसके सारे कागजात इन्हीं लोगों ने दिया था सीबीआई को। लगभग 1000 से ऊपर बीजेपी के विधायक हैं
300 से भी ज्यादा सांसद हैं, किसी एक के घर भी छापा पड़ा? मतलब बीजेपी के जो लोग हैं वो दूध के धुले हैं क्या? अगर उनके यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है तो बचा कौन रहा है? ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार के आरोप सिर्फ पश्चिम बंगाल और बिहार की हुकूमतों को ही परेशान कर रहे हैं, बल्कि दूसरे राज्यों में भी यही हाल है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के समर्थक भी प्रधानमंत्री की रट लगाने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री होते देश के और मैं किसी दूसरी पार्टी का शिक्षा मंत्री किसी राज्य में होता तो यकीनन अरविंद केजरीवाल जी बुला के गले लगाते, प्यार से बिठाते, पूछते कैसे कर रहे हो। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन शेल कंपनियां बनाकर अवैध लेन देन के आरोप में जेल में हैं। केजरीवाल के दूसरे मंत्री मनीष सिसोदिया पर सीबीआई की गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी के नेता और उद्धव सरकार में मंत्री रहे नवाब मलिक और अनिल देशमुख भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं। वहीं कांग्रेस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर नेशनल हेराल्ड का मामला चल रहा है। भ्रष्टाचार के ब्रह्मास्त्र से पीएम मोदी ने 2024 के चुनावी रण को जीतने का प्लान बना लिया है, लेकिन विपक्ष में नए दावेदार के रूप में उभरे नीतीश कुमार का चुनावी फॉर्मूला कुछ और है। उनको बैर पीएम मोदी वाली बीजेपी से है, उस बीजेपी से नहीं जिसके नेता कभी अटल बिहारी वाजपेयी होते थे। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री के साथ जो काम करने का मौका मिला, किस तरह से काम और किस तरह से उन्होंने सब लोगों का ख्याल रखा, और यहाँ पर भी बिहार के लोगों ने काम करने का मौका दिया है। कोई भी साथ रहे और पिछले वर्षों से कितना काम कर रहे हैं। अब कोई है केंद्र में अपना कुछ पूछते रहते हैं, हम सब पर ध्यान ही नहीं देते। वाजपेयी के बहाने नीतीश कुमार गठबंधन राजनीति का नया दौर शुरू करना चाहते हैं। मकसद साफ है कि गठबंधन का दौर आएगा तभी तो उनकी भी लॉटरी लग सकती है। इसे मामला बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ विपक्ष के ये कई मुख्यमंत्री जो ख्वाब सजा रहे हैं 2024 में पीएम बन जाने का, और दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन को लगता है कि किसी तरीके से उनकी कुर्सी बच जाए, और कुर्सी नहीं बची अगर तो फिर उनकी ऐश चलेगी कैसे। उन्होंने 1 महीने के लिए चार्टर्ड विमान किराए पर लिया है। खर्चा झारखंड की जनता की गाढ़ी कमाई से निकाला जाएगा और सोरेन सरकार को बचाने में उनके विधायकों की मौज मस्ती में उड़ा दिया जाएगा। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। चार्टर प्लेन की क्या जरूरत है, इतना बड़ा प्लेन की खर्चे से क्या चिंता है? क्या बोलते हैं 32 महीना से तो लूटे आ ही रहे हैं। रामराज है साहब, यहाँ तो शौक तो पूरी करनी चाहिए। कोई कह दे जाके निजाम से हमारी दोस्ती है आवाम से। बड़ी ताल ठोक कर सोरेन की पार्टी की विधायक महोदया ने आवाम से दोस्ती का दम भरकर केंद्र के निजाम को चैलेंज तो कर दिया, लेकिन जिस रायपुर से उन्होंने चुनौती दी है उससे 600 किलोमीटर दूर रांची में उनकी सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन उसी निजाम से मिली चिंता में घुले जा रहे हैं कि कहीं उनकी सरकार न गिर जाए। सरकार बचाने के लिए वो नए नए जतन कर रहे हैं। अब झारखंड कैबिनेट का एक फैसला आया और हेमंत बाबू की टेंशन खत्म। न रोज रोज प्लेन की बुकिंग करानी पड़ेगी, न विधायकों को उड़ाने का करना होगा इंतजार। घर का हवाई जहाज खर्च सरकारी, और जब तक खतरे में सरकार तब तक अपना हवाई जहाज। राज्य के वीआईपीज वीवीआईपीज की राज्य से बाहर की सरकारी यात्रा हेतु फिक्स्ड विंग जेट चार्टर विमान की सेवा 1 माह के लिए मनोनयन के आधार पर प्राप्त करने की स्वीकृति का प्रस्ताव था, जिस पर स्वीकृति प्रदान की। इसमें 2,06,50,000। रायपुर से 4 विधायकों को बुलाया गया। बाकायदा कैबिनेट मीटिंग कर 1 महीने के लिए चार्टर्ड प्लेन किराए पर ले लिए हैं सोरेन बाबू। वीआईपी और वीवीआईपी के राज्य से बाहर जाने में होगा इस्तेमाल। 8 सीटर विमान लिया गया है किराए पर। विमान पर 1 महीने का खर्च 2,06,50,000 रुपए है। 31 अगस्त से ही प्लेन की सेवाएं शुरू हो गयी। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि झारखंड सरकार को करोड़ों रुपए खर्च कर प्लेन किराए पर लेना पड़ा, वो भी सिर्फ 1 महीने के लिए ही। दरअसल आने वाले 30 दिन हेमंत सोरेन के लिए बेहद अहम है।
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द होने की संभावना है। उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगने का भी खतरा है। इस मामले को लेकर चुनाव आयोग ने 25 अगस्त को ही राज्यपाल को अपनी सिफारिशें भेजी थी, जिस पर आगे की कार्रवाई के लिए अब राज्यपाल के अंतिम फैसले का इंतजार है। हेमंत सोरेन को डर है कि मौके का फायदा उठाकर बीजेपी उनकी पार्टी में सेंधमारी न कर दे, लिहाजा उन्होंने 41 विधायकों को रायपुर ले जाकर रिजॉर्ट में लॉक कर दिया है। अब आधी सरकार रायपुर में और आधी रांची में, काम कैसे चलेगा? जब तक असमंजस के हालात खत्म नहीं होते, आना जाना तो लगा रहेगा। ऐसे में करोड़ों का खर्च अपने सिर पर क्यों लें? जनता ने उन्हें चुना है तो उसकी कीमत तो जनता को ही चुकानी पड़ेगी। पहले इन्होंने फॉर्च्यूनर खरीदा, पहले इन्होंने मर्सिडीज खरीदा। पूरे समय सरकार फंड की कमी का रोना रोती रही। मंत्रियों के लिए 70 करोड़ में बंगले बन रहे हैं और अब चार्टर फ्लाइट लिया जा रहा है पूरे महीने के लिए। शौक है साहब, शौक तो इनको पूरा करना ही चाहिए। हाँ, ये नहीं भूलना चाहिए कि 32 महीने में इन्हीं की सरकार में 4017 रेप केसेस हुए हैं। मुझे तो कम से कम रांची से रायपुर 600 किलोमीटर दूर है सिर्फ, और महाराष्ट्र बम्बई से गुवाहाटी कितना किलोमीटर दूर है। ये चिंता का विषय है। अब तो लगता है कि इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। जैसे ही चुनाव हुए तो इंश्योरेंस करा लो कि भाई सरकार का इंश्योरेंस होना चाहिए। सरकार बचाने के लिए हेमंत सोरेन क्या क्या कर रहे हैं और कितना पैसा पानी की तरह बह रहा है, उसे भी देख लीजिए। विधायकों के साथ लतरातू डैम पर पिकनिक की, 2 लग्जरी बस किराए पर ली गईं, डैम पर मटन भात का इंतजाम किया गया। 41 विधायकों को रायपुर भेजा गया, किराए पर फिर 2 लग्जरी बस ली गई, चार्टर्ड प्लेन का खर्च अलग। रायपुर में लग्जरी रिजॉर्ट में विधायक रुके हैं, एक कमरे का किराया 5000 रुपए रोजाना है, खाने पीने का खर्च अलग से। और अब 2.5 करोड़ किराए पर 1 महीने के लिए चार्टर्ड प्लेन लिया गया है। बीजेपी इस खर्च पर ही सवाल उठा रही है, तो सोरेन के विधायक कहते हैं कि वो अपने खर्च पर रायपुर में रह रहे हैं। देखो कैसे महंगी महंगी शराब और इस प्रकार के 30,000 40,000 के रूम में ठहराया जा रहा है। एक तरफ तो आप कर्मचारियों को डीए नहीं दे रहे हो, दैनिक वेतन भोगी को स्थायी करने की बात है, शिक्षा कर्मियों की भर्ती की बात है, उसके लिए पैसा नहीं है। हम लोग यहाँ अपने प्राइवेसी में अपने कुवत पे रहने वाले विधायक हैं, हमें किसी तरह के पैसे खर्च कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज ये परिस्थिति क्यों आई, ये भाजपा से अगर आप लोग सवाल करके बता पाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। हम लोग अपने बलबूते पर ये सारा चीज़ कर रहे हैं। ये न छत्तीसगढ़ की सरकार की खा रहे हैं हम, ना अपने सरकार की खा रहे हैं। हम अपने सक्षम हैं, एमएलए हैं। चलिए मान लिया विधायक जी, आप अपने खर्च पर रह रहे हैं, लेकिन ये उस राज्य के जनप्रतिनिधि हैं जहां की बड़ी आबादी अब भी विकास के लिए तरस रही है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। झारखंड की प्रति व्यक्ति आय 75,587 रुपए है, जो देश के बाकी राज्यों से बहुत कम है। राज्य की 42% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है, 48% आबादी कुपोषण का शिकार है, 31% आबादी तक पीने का पानी नहीं पहुंचा है और झारखंड में बेरोजगारी की दर 17.3 पहुंच गई है। और अपराध का तो कहना ही क्या, एक बेटी अच्छे इलाज की आस में दम तोड़ गई और उसे एयर एम्बुलेंस नहीं मिली, लेकिन झारखंड के माननीय सरकारी पैसे पर हवा में उड़ेंगे। आज इन्होंने यही फुर्ती और इस सिस्टम ने यही स्मार्टनेस और यही काम करने का तरीका दिखाया होता जब अंकिता अपने जीवन के लिए लड़ रही थी। साहब वो 6 दिन तक कराती रही और जीने के लिए वो गुहार लगाती रही। मुख्यमंत्री का घर तो 5 किलोमीटर दूर है रिम्स से, लेकिन वो 5 कदम भी नहीं गए, 50 किलोमीटर दूर जाकर सेल्फी खिंचवा कर ले आए। हेमंत सोरेन इस जनता की बुनियादी जरूरतें पूरा करने की सोचते तो विधायकों की चिंता न करनी पड़ती। जनता का दर्द देखते तो विधायक टूटने की हिम्मत न करते। लेकिन सोरेन की एक आंख टिकी है राज्यपाल के फैसले पर, जो दिल्ली चले गए हैं, और दूसरी आंख टिकी है 5 तारीख के विधानसभा सत्र पर, जहां वो विश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। कुल मिलाकर चिंता कुर्सी की है, लेकिन उनकी नहीं जिनके लिए ये कुर्सी है। संवाददाता निधि श्री झा और प्रशांत के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी कुर्सी बचाने में जुटे हुए हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली, पंजाब के बाद गुजरात जीतने की मुहिम में जुटे हैं।
वो दिल्ली को लेकर हंगामा करते हैं और उसी हंगामे को आधार बनाकर गुजरात की रेस जीतना चाहते हैं। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो सब कह रहे हैं ये गुजरात की वजह से हो रहा है। लोग तो कहते थे इनका गढ़ है, कोई गड़बड़ नहीं है, गढ़ टूट रहा है, इनका किला ढहरा है। अगर आज हम गुजरात चुनाव अनाउंस कर देना भाई गुजरात चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, ये सारी इंक्वायरी बंद हो जाएगी, सारी ईडी बंद, सीबीआई बंद, सब खत्म। और तो छोड़ो, इन्होंने गरबा जो डांस है, गुजरात की जो संस्कृति है, पूरी दुनिया के अंदर गरबा डांस के नाम से गुजरात जाना जाता है, गरबा डांस के ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया। जब से इन्होंने मनीष सिसोदिया क्या रेड मारी है, गुजरात में हमारा 4% वोट शेयर बढ़ गया। सदन दिल्ली विधानसभा का, मुद्दा दिल्ली का, लेकिन क्या करें अरविंद केजरीवाल, जुबान पर बार बार गुजरात आ ही जाता है। सवाल वोट का जो है। एक हफ्ते में केजरीवाल 3 बार दिल्ली विधानसभा में बोले। तीनों बार उनके भाषण में गुजरात का जिक्र आया। पहली बार ऑपरेशन लोटस पर चर्चा थी, दूसरी बार विश्वास मत का प्रस्ताव रख रहे थे, तीसरी बार विश्वास मत प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे। द ड्रामा कंटिन्यूज, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। फिर से एक बार विधानसभा के पटल का दुरुपयोग करके जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने वहां कुलचित राजनीति की और झूठ झूठ और झूठ हम सबके सामने परोसा। जिस दिन मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट होंगे 3-4 दिन के अंदर, तो गुजरात में इनका वोट प्रतिशत बढ़ के 6% हो जाएगा। ये हिंदुस्तान की जनता भली प्रकार से समझ रही है, ये सब आप जानते थे और इसीलिए आपने फाइल पे साइन नहीं किए थे। बिना फाइल साइन किए आपने एलजी को भेजा था। सवाल ये कि क्या दिल्ली के जरिए गुजरात के वोटरों को साध रहे हैं अरविंद केजरीवाल? क्या दिल्ली में चल रहे सियासी घमासान से अरविंद केजरीवाल को गुजरात में फायदा नजर आ रहा है? चलिए जरा गुजरात वाली इस क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में जाम पर बवाल की खबर से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल चर्चा में आ गए हैं, जिसका फायदा उन्हें गुजरात में हो सकता है। ऑपरेशन लोटस के जरिए वो अपनी पार्टी को टारगेट बनाने के बहाने संवेदना बटोर सकते हैं। दिल्ली के बहाने वो ये बताना चाहते हैं कि बीजेपी के मुकाबले में उनकी ही पार्टी मजबूती से खड़ी है, यानी बीजेपी का विकल्प वही है। दिल्ली के सदन से गुजरात की चर्चा करके वो बताना चाहते हैं कि गुजरात उनके लिए कितना अहम है। और सबसे खास बात ये कि दिल्ली मॉडल को वो गुजरात की जनता तक पहुंचाने की कोशिश में है। भले ही सीबीआई के छापे के चलते भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में अरविंद केजरीवाल की सरकार घिरी है, लेकिन वो बार बार गोलपोस्ट बदल देते हैं। कभी ऑपरेशन लोटस की बात करके तो कभी उपराज्यपाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा के, लेकिन इन मुद्दों से उठी आग को ठंडा नहीं होने देना चाहते। जब ये खादी के अध्यक्ष थे, उस समय अपनी बेटी को खादी के लॉन्च की डिजाइनिंग का ठेका दिया। गुजरात अरविंद केजरीवाल के लिए कितना अहम है, इसे इस बात से समझिए कि उपराज्यपाल के साथ होने वाली साप्ताहिक बैठक, जिसमें दिल्ली के विकास की समीक्षा होती है, उसे कैंसिल कर अरविंद केजरीवाल गुजरात चले गए। द्वारिका पहुंचे तो श्री कृष्ण की भक्ति में रम गए। 24 घंटे बिजली, 0 बिल, ये भगवान श्री कृष्ण का वरदान है मेरे को। ये जादू केवल केजरीवाल को आता है और किसी को नहीं आता। इनके पास पूरी सेना है, इनके पास पूरी ताकत है, इनके पास पुलिस है, आर्मी है, एयरफोर्स है, सीबीआई है, ईडी है। हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण है। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद वाली राजनीति का ये वो चक्र है जिसे प्रधानमंत्री मोदी की नकल करके केजरीवाल चला रहे हैं। वो मंदिर मंदिर जा रहे हैं, त्रिपुंड लगा रहे हैं। ये वही केजरीवाल हैं जो दिल्ली में सेकुलर हैं, लेकिन गुजरात में बिल्किस बानो की बात आती है तो मौन हो जाते हैं। चाहे पहाड़ हो, चाहे मैदान हो, चाहे उत्तराखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, सैलाब का कहर हर तरफ जारी है। अब आपको मैं बाढ़ की वो 5 तस्वीरें दिखाने जा रही हूं जिसमें आसमान से आफत बरसी
और धरती पर बर्बादी के रूप में फैल गए। पहाड़ पर बाढ़ आई, सड़क पर पानी की धार बहने लगी और उसमें फंस गई एक कार। ये तस्वीर बद्रीनाथ और हेमकुंड के बीच टंगड़ी नाले की है, जहां एक गाड़ी फंसी तो लंबी जाम लग गई। वहीं उत्तराखंड में ही पूरी तरह बर्बाद इस सड़क को देखिए। बारिश हुई, जमीन धंसी और सड़क मिट्टी में मिल गई। पहाड़ से बिहार के मैदानी इलाके में चलिए। ये तस्वीर वैशाली की है, जहां गंगा उफान पर है, मिट्टी कटान पर है। एक तो ऐसे ही वैशाली में राघोपुर का दियारा गंगा और गंडक से घिरा है, उस पर से ये तेज उफान बर्बादी ला रही है। बिहार के बक्सर जिले में गंगा नदी उफान पर है और हाल ये है कि कई इलाकों में लोगों को आने जाने के लिए नाव का ही सहारा रह गया है। चौसा में मोहनिया बक्सर स्टेट हाईवे पर नाव से ही आवाजाही हो रही है, क्योंकि पूरा हाईवे ही पानी में डूबा है। पिछले दिनों चौसा में छोटी नाव पानी में डूब गई थी, जिसमें दर्जन भर लोगों की जान पर बनाई थी। महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी का पानी नदी से निकलकर मंदिर तक पहुंच गया है। हनुमान जी की मूर्ति भी आधा से ज्यादा पानी में है। इन दो तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि यहाँ कितना पानी आ चुका है। गोदावरी घाट पर उत्तर की ओर हाथ जोड़े हनुमान जी की मूर्ति के आसपास का पूरा इलाका पानी में समाया हुआ है। हर साल जब नदी में पानी का बहाव तेज होता है तो यही तस्वीर दिखती है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज INS विक्रांत देश को समर्पित किया। उससे ज्यादा अमृत के महोत्सव के दौर में नेवी का अंग्रेजों के जमाने का झंडा भी आज हट गया और उसकी जगह मिला नेवी को आजाद ध्वज, वो ध्वज जिसमें वीर शिवाजी की पहचान समाई है। वीर शिवाजी ने मुगलों से लोहा लेने के लिए करीब 350 साल पहले अपनी नौसेना बनाई थी। पीएम मोदी ने आज शिवाजी की पहचान को नौसेना का सम्मान बना दिया। दिखाते हैं आपको हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। इतिहास बदलने वाला एक और काम हुआ है। आज भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया। आजादी के अमृतकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलामी के एक और प्रतीक को हटाकर इंडियन नेवी को एक नई पहचान दी। वो झंडा जिसमें आत्मसम्मान भी है, गर्व भी और हमारे शौर्य की विरासत भी। इंडियन नेवी के इस झंडे की खासियत हम आपको आगे बताएंगे। ये भी बताएंगे कि पुराने झंडे में वो कौन सा प्रतीक था जो गुलामी की याद दिलाता था। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के वो बड़े कदम जिसके जरिए वो न्यू इंडिया के अपने विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम ने आज INS विक्रांत को देश को सौंपा। INS विक्रांत आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। इंडियन नेवी का झंडा बदला, नया झंडा स्वराज का सबूत है। बूंद बूंद जल से जैसे विराट समंदर बन जाता है, वैसे ही भारत का एक एक नागरिक वोकल फॉर लोकल, अगर वोकल फॉर लोकल के मंत्र को जीना प्रारंभ कर देगा तो देश को आत्मनिर्भर बनने में अधिक समय नहीं लगेगा। अब आपको बताते हैं कि इस नए झंडे की खासियत क्या है। इसमें गुलामी के प्रतीक सेंट जॉर्ज क्रॉस को
हटा दिया गया है। ये क्रॉस आजादी के बाद से ही इंडियन नेवी के झंडे में बना रहा। इंडियन नेवी के नए झंडे में बाईं तरफ तिरंगा है। नौसैनिक क्रस्ट को फिर से ध्वज में शामिल किया गया है। दूसरी तरफ अष्टकोणीय आकार के अंदर सुनहरे रंग का अशोक चिन्ह है। इसके नीचे नौसेना का आदर्श वाक्य शम नो वरुणः लिखा है। खास बात यह है कि इस नए ध्वज को मराठा सम्मान के साथ जोड़ा गया है। ध्वज में शामिल अष्टकोणीय आकार छत्रपति शिवाजी महाराज के नौसैनिक बेड़े की मोहर से लिया गया है। आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी ने दुश्मनों के हमले से बचने के लिए एक नौसैनिक बेड़े की स्थापना की थी। इस नौसैनिक बेड़े में 60 युद्धपोत और लगभग 5000 लड़ाके शामिल थे। उस दौर में ये समुद्री तट को सुरक्षित करने वाली पहली सेना थी। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराए। दरअसल प्रधानमंत्री का ये कदम छत्रपति शिवाजी के सम्मान से जुड़ा तो है ही, इसके राजनीतिक मायने भी हैं। कोच्चि से जारी इस झंडे का संदेश महाराष्ट्र तक जाएगा, जहां की राजनीति में बीजेपी ताकत तो है, लेकिन अपने दम पर वो वहां की सत्ता में आने के लिए जोर आजमाइश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खासियत है कि वो प्रतीकों वाली राजनीति से सबको साधने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए एक तरफ तो छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान करते हैं, तो दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। और आत्मनिर्भर भारत के इस सपने का पहला सबसे बड़ा प्रतीक बना INS विक्रांत, देश का बना पहला सबसे बड़ा जहाज, पूर्ण स्वदेशी। लेकिन देश की इस सबसे बड़ी उपलब्धि पर भी राजनीति थम नहीं रही। असदुद्दीन ओवैसी ने INS विक्रांत के जरिए भी प्रधानमंत्री पर तंज कर दिया। ये इतना बड़ा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर देखकर उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को हिम्मत आएगी और वो लफ्ज चीन अपनी जबान से अदा करेंगे और भारत के पार्लियामेंट में सेशन को बुलाएंगे, ताकि चीन जो हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर, जो करीब 10 किलोमीटर भारत की टेरिटरी में अंदर आ चुका है, उसी नेवी में हमको 200 शिप की जरूरत है, हमारे पास सिर्फ 130 है। क्यों नहीं दे रहे इसका परमिशन? इसलिए नहीं दे रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि उन्होंने भारत की इकोनॉमी को अपने गलत पॉलिसियों की वजह से बर्बाद कर दिया। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इस सच को कोई बदल नहीं सकता कि पीएम मोदी जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं। आत्मनिर्भर भारत का वो ख्वाब अब साकार होता दिख रहा है। कोच्चि से नीरज पांडे की रिपोर्ट। और अब बारी है आज की लीड स्टोरी पर आपकी राय जानने की। हमारा आज का सवाल, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर विपक्ष की 2024 की लड़ाई को कमजोर कर दिया है? जवाब आपके आ गए हैं, आंकड़ों में अपनी राय जान लीजिए आप। ये आंकड़ा आपके सामने 54% लोगों का जवाब हाँ में है, 46% लोग ना में जवाब दे रहे हैं। फिलहाल इंडिया चाहता है में मुझे इजाजत दीजिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।